हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं सभी? वेलकम बैक टू हिस्ट्री विद रोहिणी। मैं रोहिणी दुबे, आपकी हिस्ट्री टीचर, और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th के लिए इतिहास फिलहाल। तो क्या है हमारे इस चैप्टर में? आज हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर 8 हमारा अभी चल रहा है। 7 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं और इसमें भी हम काफ़ी कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। 3 किताबें आपको सिलेबस में दी गई हैं क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड में, जिसमें कि एक बुक हम कंप्लीट कर चुके हैं और दूसरी बुक का लास्ट चैप्टर हमारा चल रहा है, जिसका ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट समझ लीजिए कि चल रहा है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्या, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे 8वें अध्याय में जो नाम है उसका वो है कृषि, जमींदार और राज्य, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य। यानी कि मुगल साम्राज्य के समय में कृषि समाज की क्या स्थिति थी, फसलें कैसी थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत बात हम इस पर कर चुके हैं, वीडियोस में मैंने बताया है आपको। पूरा चैप्टर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, आप उसको ज़रूर पढ़िए, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी होगी। बात करते हैं आज के टॉपिक की। और हाँ, अगर आपको वीडियोस अच्छे लगें तो उनको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं कि कैसा लगा। चलिए तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आप टॉपिक देख रहे हैं कृषि समाज में महिला, यानी कि कृषि समाज में महिलाओं की स्थिति क्या थी इस समय। पूरा कर देती हूँ इसको मैं। कृषि समाज में महिलाओं की स्थिति, ये आपका समझ लीजिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, जो आज मैं आपको अच्छे से कंप्लीट करा रही हूँ। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं महिलाओं की स्थिति कहीं ना कहीं से, क्योंकि हमारे सारे चैप्टर्स में मतलब ऑलमोस्ट जो चैप्टर है ऑलमोस्ट उनमें कहीं ना कहीं महिलाओं की स्थिति के बारे में दिया गया है, यहाँ पर भी दिया गया है। तो किसी न किसी चैप्टर से महिलाओं की स्थिति का क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर उसको अलग से बताया गया है, कृषि समाज में महिलाओं की स्थिति इस समय क्या थी। तो आइए उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको 2 नंबर का क्वेश्चन बताती हूँ इसके अंतर्गत, वो क्या है? तो वो है मध्यकालीन समाज में भारतीय कृषि की खासियत। ठीक है, ये खासियत पूछा जाए या फिर आपसे विशेषता भी पूछा जा सकता है, एक ही बात है। तो मध्यकालीन समाज में या मध्यकालीन भारत में या मध्यकाल में भारतीय समाज, भारतीय कृषि की क्या विशेषता थी, ये आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा, क्योंकि हमारी बुक में 2 विशेषताएं इसमें दी गई हैं। तो पहली विशेषता है छोटी छोटी ग्रामीण इकाइयों में वृद्धि। यानी कि जो छोटी छोटी ग्रामीण इकाइयां थी, हम कह सकते हैं कि गांव जो थे वो बढ़ गए। तो छोटी छोटी ग्रामीण इकाइयों में वृद्धि हुई। दूसरी विशेषता थी किसान की व्यक्तिगत खेती का विकास। किसान की जो व्यक्तिगत खेती थी, पर्सनल भूमि उसकी बढ़ रही थी, उसके पास भूमि खुद की आ रही थी। जो लोग पहले दूसरे की भूमि पर काम करते थे, आज उनकी खुद की भूमि उनके पास थी। तो ये एक बहुत अच्छी बात हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा बदलाव यहाँ पर था। अब इस सब का महिलाओं की स्थिति से क्या लेना देना है, उस पर हम बात करते हैं। तो जैसे आप अगर इसको 4 नंबर में लिखेंगे, इस क्वेश्चन के आंसर को मान लीजिए 4 नंबर में पूछ लिया, तो आप उसको शुरू यहीं से कर सकते हैं कि मध्यकालीन समाज में ये विशेषता थी भारतीय कृषि की। ठीक है, भारतीय कृषि की विशेषताएं हैं ये दोनों। तो अब इनसे महिलाओं की स्थिति का क्या लेना देना है, तो वो करते हैं बात हम उसमें। आते हैं महिलाओं की स्थिति पर। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा, अभी ये पढ़ा कि
भूमि बढ़ गई थी, किसान के पास उसकी खुद की संपत्ति बढ़ गई थी, उसकी संपत्ति का विकास हो गया था, व्यक्तिगत खेती का विकास हो गया था, गांवों की संख्या बढ़ गई थी, डेफिनेटली जनसंख्या बढ़ गई थी, इसीलिए गांवों का भी विकास हो गया था। तो ऐसी स्थिति में महिलाओं को भी खेतों में काम करना पड़ता था। ये नहीं किया जा सकता था कि भाई महिलाएं घर में बैठें, क्योंकि काम ज्यादा था। तो अब खुद की भूमि है किसान की, तो वो अकेले पूरा काम नहीं कर सकता था, मजदूरों को लगाए तो उन्हें पैसा देना होता था। तो ऐसी स्थिति में तो पहला हमारा जो यहाँ पर पॉइंट होगा महिलाओं की स्थिति को लेकर, वो रहेगा कि खेती के कार्य। ठीक है, अब मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप इसको लिखिएगा, मैं आपको समझा रही हूँ कि महिलाएं क्या करती थी, खेती में कार्य करती, खेती के कार्य करती थी, खेतों में जाकर काम करती थी, अपने घर वालों की मदद करती थी। और ऐसी स्थिति में महिला और पुरुष के में जो अंतर था, जो उनके बीच का में भेदभाव पहले से होता आ रहा था, उसको करना पॉसिबल नहीं था कि महिलाएं घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि जरूरत थी तो उनको निकलना रहता था। तो खेती के कार्य वो करती थी। फिर भी कुछ मामलों में है कि बायोलॉजिकल जो चेंजेस हैं महिला पुरुष के, उनके आधार पर थोड़े बहुत उनमें अंतर किए जाते थे। दूसरा जो महिलाओं का कार्य था, जो उनकी दस्तकारी के कार्य महिलाएं करती थी, दस्तकारी के कार्य, ठीक है, इसको पूरा खेती के कार्य करती थी महिलाएं, ठीक है। दूसरा दस्तकारी के कार्य करती थी। अब दस्तकारी के कौन कौन से काम करती थी, कपड़ों की रंगाई, पहला काम कपड़ों की रंगाई करती थी। दूसरा बर्तन बनाने के लिए, बर्तन बनाने वाली मिट्टी की सफाई और उसे गूंदना, मिट्टी को गूंदना, बर्तन जो बनते थे चाक पर उसे साफ करना, और इसके अलावा उनका जो एक और काम था वो था सूत काटना। तो ये दस्तकारी के काम थे। ठीक, यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जो दस्तकारी के काम थी ये सिर्फ महिलाएं ही करती थी, और ये पूरे काम महिलाओं के श्रम पर ही आधारित थे। जितना ज्यादा बाजार में इन चीजों की मांग होती थी, महिलाओं का काम उतना ही ज्यादा बढ़ जाता था। तो ये पूरे काम महिलाओं के श्रम पर आधारित थे, डिपेंडेंट थे उनके ऊपर। तो यहाँ पर उनकी बहुत इंपॉर्टेंस थी। इसके बाद अगला जो उनका काम है वो क्या था कि इस समय पूरा का पूरा जो समाज था वो श्रम पर आधारित था। ध्यान दीजिएगा इसमें कि पूरा जो समाज था वो श्रम पर, यानी कि मजदूरों पर आधारित था। मशीनीकरण तो था नहीं, मशीनें नहीं थी, कंप्यूटर नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो हर काम, और ज्यादातर जो काम था वो कंस्ट्रक्शन का चलता था, और अगर नहीं भी शिल्पकारी भी चलती थी, कपड़ों का काम है, बर्तन का काम है, घरेलू काम है, जो भी कुछ है सब काम मजदूरों से लिया जाता था। तो समाज में मजदूरों की ज्यादा जरूरत थी, श्रम की ज्यादा जरूरत थी। अब श्रम कहाँ से आएगा, लोगों से आएगा। लोग कहाँ से आएंगे, तो महिलाओं को एक मतलब हम क्या कहें कि हमारे समाज में ये चीजें हमेशा से रही हैं। तो क्या था कि महिलाओं को बच्चे पैदा करने की मशीन समझा जाता था, इसलिए महिलाओं की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी कि जब महिलाएं बच्चे पैदा करेंगी, जन्म देंगी, तो समाज में जनसंख्या बढ़ेगी, और वही बच्चे बड़े होकर श्रम दान करेंगे, मजदूर बनेंगे। इसलिए महिलाओं की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी। तो इसको मैं लिखती हूं, बच्चे पैदा करने वाली मशीन समझा जाता था। ये आप इसको और एलाबोरेट करके लिख सकते हैं कि क्यों समझा जाता था, क्या जरूरत थी इतनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ाने की। तो जरूरत ये थी कि श्रम चाहिए था। अब इसके बाद उनकी जो स्थिति हो गई थी, हम लोग स्थिति पर बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिलीवरी होने से, बहुत ज्यादा बच्चे होने से महिलाओं के शरीर पर डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, क्योंकि शरीर से ही शरीर बन रहा है। तो बच्चों
को इतने ज्यादा उनके बच्चे होते थे तो उनसे उनके शरीर पर फर्क पड़ता था। तो वो क्या थी, कुपोषण का शिकार थी। अगला पॉइंट हम लिखेंगे, कुपोषण का वो शिकार थी, कुपोषण हो जाता था। और महिला मृत्यु दर जो थी, महिला मृत्यु दर अधिक थी, महिलाएं बहुत ज्यादा मरती भी थी क्योंकि ज्यादा डिलीवरीज होती थी तो उनको उस हिसाब से खाना पीना तो नहीं मिलता था और शरीर तो एक ही है, तो उसके कारण से महिलाओं की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। स्वास्थ्य के आधार पर अगर हम बात करें तो उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। इसके बाद एक और चीज हुई यहाँ पर कि जब ऐसा होने लगा कि शादीशुदा महिलाओं की कमी होने लगी क्योंकि महिलाएं मरने लगी, उनकी मृत्यु दर बढ़ गई, तो फिर किसान और दस्तकारी समाज जो था वहां पर एक प्रथा की शुरुआत हुई। ठीक है, एक नई प्रथा, क्या थी वो प्रथा, किसान और दस्तकारी समाज में दुल्हन को खरीदने की प्रथा थी। ठीक है, ये प्रथा थी क्योंकि अब महिलाएं मिलती ही नहीं थी शादी के लिए और शादी करना जरूरी थी क्योंकि बच्चे भी चाहिए थे, श्रम चाहिए था। तो इस कारण से जब महिलाओं की कमी हो गई तो किसान और दस्तकारी समाज में एक नई प्रथा चली जिसमें महिलाओं को खरीदने का एक नया रिवाज शुरू हुआ और उसके बाद उनके ऊपर काफी ध्यान रखा जाता था, उनको बहुत निगरानी में रखा जाता था। ये भी डर रहता था कि कहीं वो बेवफाई ना कर दें, कहीं वो किसी और के साथ ना चली जाएं, तो उनको बिल्कुल बंद करके रखा जाता था क्योंकि घर में डेफिनेटली परेशान तो वो होती थी, तो वो भाग ना जाए, इस कारण से उनको निगरानी में रखा जाता था। ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात, यहाँ से हमें जो दस्तावेज मिले हैं इस समय के, वहां पर हमें बहुत सारी शिकायतें मिली हैं कि महिलाएं पंचायतों में शिकायत कर रही हैं कि उनको उनके घर में सही तरीके से रखा नहीं जाता है, उनको सही तरीके से खाना पीना नहीं दिया जाता है। साथ में कुछ अर्जियां जो हैं वो इस बात को लेकर भी दी गई हैं कि उनके जो पति हैं वो उनके साथ बेवफाई कर रहे हैं, उनके ऊपर खर्च करने के बजाय कहीं और पैसा वेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके की अर्जियां भी हमें यहाँ के समाज से मिली हैं। ठीक है, कोई हक उनको ऐसा मिलता नहीं था कि उन्हें कोई जमीन जायदाद का हक मिले, लेकिन कहीं कहीं इसके अपवाद भी हमें मिले हैं। और एक चीज है कि जो निम्न जाति की महिलाएं थी और जो उच्च जाति की महिलाएं थी, इनके जो लेवल था, इनका जो स्टेटस था, उसमें बहुत फर्क था। फर्क एक ये था, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, आप अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे कि जो ऊंची जाति की महिलाएं थी, ऊंची जाति की महिलाओं को जमीन के पुश्तैनी अधिकार मिले थे। ये भी आप इसमें डालेंगे, जमीन के पुश्तैनी अधिकार ऊंची जाति की महिलाओं को मिले थे। एक और चीज यहां पर है कि जो मुस्लिम समाज, मुस्लिम और हिंदू दोनों समाजों में एक और चीज थी कि अगर जमींदार हैं उनके पेरेंट्स, तो जमींदारी का उत्तराधिकार महिलाओं को मिलता था। मुस्लिम और हिंदू समाज में जमींदारी का उत्तराधिकार महिलाओं को मिलता था। ठीक है, जिसे ये पूरा लिखेंगे हम, जिसे वे बेच सकती थी या गिरवी रख सकती थी। ठीक है, ये आपको इसमें भी लिखना पड़ेगा। और समझ में आ गया, जो ऊंची जाति की महिलाएं थी, ऊंची जाति की महिलाओं को
कुछ जमीन के पुश्तैनी अधिकार मिल जाते थे, पिता दादा की जमीनें मिल जाती थी ऊंची जाति में। इसके अलावा दोनों ही समाजों में ये भी था, कहीं कहीं ऐसा देखने को मिला है कि जो जमींदारी के उत्तराधिकार थे वो महिलाओं को मिल जाते थे, जहां पर महिलाएं एक्टिव रहती थी, काम करने वाली रहती थी, तो वो उनको मिल जाते थे। एक और पॉइंट इसमें है, लास्ट पॉइंट है कि तलाकशुदा और विधवा महिला को कानूनन विवाह का अधिकार, ठीक है, कानूनन विवाह का अधिकार था। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको। ये कुछ पॉइंट्स हैं 8-10 जो मैंने आपको बताए। ये महिलाओं की स्थिति है मुगल काल में, कृषि समाज में जो महिलाओं की स्थिति थी उसके अंदर 2 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन। 3 नंबर में अगर आपसे पूछा जाएगा महिलाओं की स्थिति तो आपको इसमें से उठा के 3 पॉइंट लिख देने हैं। 2 नंबर में पूछा जाएगा 2 पॉइंट लिख देने हैं। मध्यकाल में भारतीय कृषि की स्थिति, भारतीय कृषि की खासियत विशेषता वो भी मैंने आपको बताई, वो लिख देना। अगर 4 नंबर में पूछा जाता है तो आपको ये पूरा का पूरा लिखना है इसमें। तो इसको बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। इसके अलावा मैंने एक मैप का भी वीडियो डाला है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी। साथ में मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की है क्वेश्चन आयर की, आपके जो पुराने सालों के क्वेश्चन पेपर हैं वो, और उसके अलावा जो भी क्वेश्चन आंसर मेरे पास हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स मेरे पास हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से। और लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस को भी मैं डिस्कस करूंगी, आपको समझाऊंगी कि कैसे आपको कौन सा क्वेश्चन लिखना है। संभावित क्वेश्चंस पर हम बात करेंगे, जो क्वेश्चंस आने की ज्यादा संभावनाएं हैं और रिपीट हुए हैं जो बार बार। तो आप लोग वीडियोस को अच्छे से देखते रहें। अभी 1 महीना है हमारे एग्जाम में, 1.5 महीना करीब है, तो इन वीडियोस को अच्छे से देखें, बढ़िया से तैयारी करें, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।